नमस्कार। आज हम लोग सरकार के द्वारा जो जीडीपी के बारे में सरकार ने टाइम टाइम पर कहा कि हम जीडीपी कैसे बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे बढ़ाएंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा से जो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक जन आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, एक मुद्दा बनाया जा रहा है, वो मुद्दा क्या है और उसका सरकार से क्या रिलेशन है और उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है, आज इसकी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला विषय जो है वो जीडीपी को लेकर है कि सरकार द्वारा जीडीपी को बढ़ाने के लिए आपने देखा 2019 से पहले, जब कोरोना लॉकडाउन से पहले जीडीपी लगातार पिछले 5 वर्षों में गिरती। 2014 में सरकार जब बनी थी मोदी जी की, तो 9.5% करीब जीडीपी ग्रोथ थी हमारी। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन आया 2016 में, उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 7.5% से 8% हो गई। आरबीआई की प्रोजेक्शन 2019 तक 9.5% जीडीपी ग्रोथ की रही है, 9.5 to 9.7%, पर वो कभी अचीव नहीं हुई। तो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अपीयरेंस दी थी अपनी दूरदर्शन पर और टेलीविजन चैनल पर। उन्होंने क्या कहा, ये पहला वीडियो आप देखिए, इसमें सुनिए। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम देश को प्रगति के पथ पे लाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और चीज़ों को करने के लिए हम करीब 20 लाख करोड़ का पैकेज खड़ा करेंगे, जिसमें 20 लाख करोड़ हम पब्लिक स्पेंडिंग करेंगे और 10% ऑफ जीडीपी मिनिमम उस टाइम पे मानी जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन की रह गई थी 2019-20 में, लॉकडाउन से पहले। तो अब चूंकि वो इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन की ओर अग्रसर है, पब्लिक स्पेंडिंग जो इस साल जो है वो 3.3% है। तो पब्लिक स्पेंडिंग को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि पब्लिक स्पेंडिंग सरकार की है क्या। अगर अप्रैल से जून का हम 2022 का, मैं आपको अभी करंट क्वार्टर का बता रहा हूँ, अप्रैल से जून 2022 का अगर हम आंकड़ा लें तो हमारी पब्लिक स्पेंडिंग जो है एज ऑफ राइट नाउ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग सिर्फ 1.3% है। और 2019-20 में सरकार ने 11% जीडीपी का जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर करने का वायदा किया था। अब क्योंकि इस क्वार्टर में 1.3% जीडीपी स्पेंडिंग हुई है, तो क्या बैलेंस जो 10% जीडीपी स्पेंडिंग है 3.5 ट्रिलियन की करीब 30 लाख करोड़ बनती है। तो क्या 30 लाख करोड़ की स्पेंडिंग में अगर मात्र 3 लाख करोड़ ही खर्च हुए हैं, तो क्या बैलेंस जो है 30 लाख करोड़ रुपए का 28-29 लाख करोड़ रुपए अगले 3 क्वार्टर में खर्च होगा? तो ये एक सवाल पैदा हो जाता है। तो सरकार ये भी कहती है कि ये सब यूक्रेन वॉर के चलते, महंगाई के चलते, इन्फ्लेशन के चलते, और क्योंकि इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट हमारा जो है वो बिल्कुल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट खड़ा हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग में हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतनी है नहीं। आरबीआई गवर्नर साहब का ये कहना था कि मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो पहले 72.4% थी 2020-21 में, वो बढ़ के 74% हो गई है। पर फिर भी 74% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में फ्रेश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वहां भी खड़ा हो जाता है। सरकार ये कहती है कि हम इकोनॉमी को सही दिशा में लाने के लिए अब क्योंकि जीएसटी भी आया, अब जीएसटी में आपने देखा कि सरकार का ये दावा है कि हर महीने जीएसटी की जो कलेक्शन है वो बढ़ती जा रही है। जहां जीएसटी कलेक्शन पहले 1 लाख करोड़ से नीचे होती थी, 80-90 हजार करोड़ होती थी, अब 1.4 लाख करोड़
मई और जून में कहा गया कि 1.3 लाख और 1.4 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन हुई है। तो जाहिर सी बात है कि संगठित क्षेत्र में उद्योग पनप रहे हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ गया है। जो असंगठित क्षेत्र हैं, जो जीएसटी के दायरे में नहीं है, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, तो उनकी मार्केट कम होती जा रही है। क्योंकि मार्केट में मोनोपोली संगठित क्षेत्रों की ज्यादा बन रही है, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा बन रहा है। स्टॉक मार्केट्स भी इसीलिए आप देख रहे हैं कि रोज नई नई आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो ये वजह क्या है इसकी? और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ दिन पहले गौतम अदानी साहब विश्व के तीसरे सबसे रिच आदमी हो गए हैं। उनके शेयर्स में 1000 से % का इजाफा हुआ है, पर गरीब आदमी को उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है। याद हो आपको, मनमोहन सिंह की सरकार 2012-13 तक कहती रही कि अगर आप महंगा उत्पादन खरीद रहे हैं, एग्रीकल्चरल आउटपुट में अगर आपको थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा भी देना पड़ रहा है, दाल का रेट उस टाइम 110-120 रुपए किलो था, कहीं कहीं 180 रुपए भी पहुंच गया था, तो उन्होंने कहा था ये जो आप इन्फ्लेशन कॉस्ट दे रहे हैं, जो हमारी एग्रीकल्चरल आउटपुट है, उसका सीधा सीधा फायदा उन किसानों को जाता है, उन लोगों को जाता है जिनके हाथ में 4 पैसे एक्स्ट्रा आते हैं, और उससे सप्लाई साइड के साथ डिमांड साइड भी बढ़ती है। पर चूंकि ये सरकार 2014 से कार्यरत है और सिर्फ सप्लाई साइड पे कंसंट्रेट कर रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ रही है पर खरीदार नहीं है। अगर खरीदार नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग कब तक चलेगी, कितना स्टॉक मेंटेन करेंगे, कितना स्टॉक मेंटेन करके कितना पैसा लागत लगा के उद्योगपति वेट करेंगे कि कब उनका माल बिके। तो सप्लाई साइड अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है और डिमांड उसकी नहीं है और कंजम्पशन नहीं है, तो ये बड़ा एक कैच-22 सिचुएशन हो जाती है। इस कैच-22 सिचुएशन में आपको पता है कि आगे रुकती है। अच्छा, अब एक बात महंगाई पे आ जाती है। ये दूसरा वीडियो आप देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं कि ये पेट्रोल डीजल की महंगाई का क्या मामला है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनमोहन सरकार ने ही ऑयल बॉन्ड के जरिए कच्चे तेल की खरीद की थी, बल्कि वाजपेयी सरकार ने भी ऑयल बॉन्ड के जरिए ही कच्चा तेल खरीदा था। ब्याज समेत अगर करीब 1 लाख करोड़ की जगह 2 लाख करोड़ भी चुकाने पड़े, तो वो भी पेट्रोल डीजल से हुई केंद्र सरकार की कमाई के आगे कहीं भी नहीं टिकता। सिर्फ इसी साल 2020-21 में पेट्रोल डीजल से मोदी सरकार ने 3,71,726 करोड़ कमाई की है। पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के जरिए करीब 13,70,000 करोड़ की कमाई कर चुकी है, और ये कमाई पिछली सरकार के ऑयल बॉन्ड से करीब 13 गुना ज्यादा है। करीब 1 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड सरकार को 2026 तक चुकाना है, लेकिन 2021 तक की केंद्र सरकार की कमाई 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल की महंगाई पर सिर्फ कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराना समझ से परे है। सरकार को इस महंगाई पर रोक जल्द से जल्द लगानी चाहिए। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, इसमें साफ साफ जो है ये जो जर्नलिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले 13 सालों में सरकार ने 13,70,000 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा किया मात्र पेट्रोल और डीजल की सेल में। उसमें 7 साल के जो आंकड़े हैं उसमें 21-22 का आंकड़ा ये कहता है कि 3,71,726 करोड़ रुपए मात्र 21-22 में एक्साइज के द्वारा, सेंट्रल एक्साइज और सेस के द्वारा कलेक्ट किए गए, और 2014 से लेके अभी तक 13,70,000 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए गए हैं। अब 3,71,000 करोड़ रुपए अगर एक साल में खाली एक्साइज और सेस से पेट्रोल डीजल के कलेक्ट किए जाते हैं, तो ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा विकास में क्यों नहीं लग रहा? ये पैसा गरीबों को राशन देने के अलावा उनकी इनकम बढ़ाने में क्यों नहीं लग रहा? अब आप ये भी समझेंगे कि एग्रीकल्चर जो है वो 45 करोड़ फैमिलीज को अब्जॉर्ब करती है। अब वो आप कह लीजिए कि क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं है, तो वो जितना उनके पास जमीन है गांव में खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। अगर उनके पास नौकरी उनको मिल जाए, या शहरों में अगर नौकरी की व्यवस्था हो जाए, बड़े टाउन्स में अगर नौकरी की व्यवस्था हो जाए, तो यही एग्रीकल्चरल लेबर जो है एग्रीकल्चर से हट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में आ जाएगी। पर चूंकि सरकार जो है वो एग्रीकल्चर को किसी तरीके से खत्म करना चाह रही है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए और प्राइस मैकेनिज्म के जरिए उस पर कंट्रोल करना चाह रही है, तो जैसे कि आपने देखा गेहूं के दाम, इंटरनेशनल प्राइसेस जैसे ही यूक्रेन वॉर का आगाज हुआ, तो वीट के दाम, जो गेहूं के दाम है, वो 1800-1900 जो पर कुंटल एक रेगुलर रेट चलता था, वो बढ़ के 2500-2600 तक चला गया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में 3500-3600 रुपए कुंटल बिक रहा था। तो कई सारे बिचौलिए आए, उन्होंने फटाफट माल खरीदा, कांडला पोर्ट पे भेजा, और सडनली 13 मई को सरकार ने उसके एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी और ये कह दिया कि जो एलसीज 13 मई से पहले की हैं सिर्फ वही एक्सपोर्ट अलाउ होगा। उसमें सबसे बड़ा फायदा अंबानी साहब को हुआ कि अंबानी साहब पहले ही 2.5 लाख करोड़ के
एलसीज लेके बैठे हुए थे और उन्होंने 3,51,000 से 3,75,000 मेट्रिक टन जो है वो गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब आईटीसी के बाद उनका दूसरा नंबर आ गया। हालांकि वो कहते रहे कि मेरा कोई एग्रीकल्चर से लेना देना नहीं है, जब किसान आंदोलन चल रहा था अपनी चरम सीमा पे था 3 कृषि कानूनों को लेकर, तो उन्होंने सफाई दी थी कि हमारे जियो टावर्स को मत छेड़िए क्योंकि हमारा कोई एग्रीकल्चर से संबंध नहीं है, पर वो बात गलत निकली। तो ये जो हम दो हमारे दो की सरकार है, मोदी अमित शाह जिस तरीके से ये गौतम अदानी और मुकेश अंबानी को सारी संपदा देश की, सारी पब्लिक यूटिलिटीज, पब्लिक सर्विसेज जिस तरीके से उनको बेच रहे हैं, रेलवेज हो, एयरपोर्ट हो, एफसीआई के गोदाम हो, और भी बहुत सारी चीजें, तो ये इसका मूल कारण यही है कि सरकार ये कहती है कि हमें विकास के कार्यों को, हमें देश में गरीबी से हटाने को लेकर, डेवलपमेंट को, सड़कों के प्रोजेक्ट को, जीवन अपना जो ये सागरमाला प्रोजेक्ट है, जो रोड कनेक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट्स को करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है और हमें ये पैसा जो है ये कॉर्पोरेट्स ही देंगे, कॉर्पोरेट्स पैसा देंगे तो हमारा आगे काम चलेगा। ये सरकार का ऐसा मानना है। पर लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने कुछ वादा किया था कि आप जो है देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे लेके चले जाएंगे, आप जीडीपी को उसी रेट पे मेंटेन करेंगे जिस रेट पे मनमोहन सिंह सरकार ने, यूपीए सरकार ने मेंटेन किया था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिमोनेटाइजेशन में आपने वादा किया कि आप काला धन जो टेररिज्म में यूज होता है, जो नकली नोट हैं, उनको खत्म कर देंगे। पर डिमोनेटाइजेशन के बाद आपने देखा कि अगर 12.5 से 15 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में थे, तो अब आज की डेट में 30 लाख करोड़ सर्कुलेशन में, जिसमें 2000 के नोट ही गायब हैं, नदारत हैं। तो ये क्या विषय है? तो इस तरीके से ये बातें की गई। अब जो ये बजट आया था फरवरी मार्च में आरबीआई गवर्नर का, ये आप वीडियो देखिए तब मैं आपसे बात करता हूँ। Consumer confidence and households' optimism for the outlook a year ahead. Business sentiment remains upbeat according to early results of our surveys. Nevertheless, the negative spillovers from geopolitical tensions, elevated international commodity prices, rising input costs, tightening of global financial conditions, and slowdown in world economy continue to weigh on the outlook. Taking all these factors into consideration, the real GDP growth for 2022-23, that is for the current year, is retained at 7.2%, with Q1 at 16.2%, Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%, with risks broadly balanced. I would now like to focus a little more on आपने जैसे कि इस वीडियो में देखा, जो आरबीआई गवर्नर हैं वो ये कह रहे हैं कि जीडीपी का प्रोजेक्शन जो है वो इस साल का 2022-23 का 7.8% है, जिसमें पहले क्वार्टर की ग्रोथ उन्होंने 16% दी, 16.2%, दूसरे क्वार्टर की ग्रोथ उन्होंने 6.2% दी, क्वार्टर 3 4.1% दी और क्वार्टर 4 4% दी। ये उन्होंने कहा कि अगर 16.2% पे अगर क्वार्टर 1 ग्रो करता है तो इकोनॉमी जो है वो करीब 7.2% एवरेज पे ग्रो करेगी। पर आपको अगर मैं एक्चुअल इसका रिजल्ट दूं तो पहले क्वार्टर की ग्रोथ जो आरबीआई एस्टिमेट की 16.2 थी वो मात्र 13.5% थी। अगर पहले क्वार्टर की ग्रोथ ही अगर 3% कम है तो दूसरे, तीसरे, चौथे क्वार्टर की ग्रोथ का क्या हाल होगा? क्या हम 7.2% एवरेज ग्रोथ रेट पे चल रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो इनपुट प्राइसेस हैं वो बढ़ने से, टमाटर की प्राइस बढ़ने से, एनिमल फीड, मतलब कि जो एनिमल फीड जो दी जाती है वो भी अब इंपोर्ट हो रही है इस देश में, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जो खाद का सामान है, एनपीके है, सल्फर है, फास्फोरस है या फर्टिलाइजर्स हैं, उसमें गवर्नमेंट का बजट जो एस्टिमेटेड था वो 1.1 लाख करोड़ था, वो बढ़ के 2.5 लाख करोड़ हो गया, क्योंकि कई देशों से जो एनपीके, फास्फोरस आती थी, सल्फर आती थी, जैसे चाइना से, यूक्रेन से फर्टिलाइजर्स आते थे, वो फर्टिलाइजर्स अब वहां से कम आए। इस दफा वॉर के चलते टर्की से भी सामान कम आया, जिस वजह से फर्टिलाइजर्स की इंटरनेशनल कॉस्ट बढ़ गई, डबल हो गई। तो जाहिर सी बात है कि सरकार का खर्चा बढ़ गया। तो सरकार का खर्चा व्यय बढ़ने से सरकार की जो सब्सिडी बजट था वो बढ़ गया। अब मामला ये है कि जितने भी उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो कहते हैं सब्सिडीज को कम कर दीजिए। अगर सब्सिडीज को कम कर देंगे तो फिर इन्फ्लेशन का क्या होगा?
अभी आप चौथा वीडियो देखिए इन्फ्लेशन के बारे में। Assumption of a normal monsoon in 2022 and average crude oil price in the Indian basket of $105 per barrel, inflation is now projected at 6.7% in 2022-23, that is the current year, with Q1 at 7.5%, Q2 at 7.4%, Q3 at 6.2%, and Q4 at 5.8%, with risks evenly balanced. जैसे कि आपने इसमें देखा कि इन्फ्लेशन के बारे में जो आरबीआई गवर्नर ये कहते हैं कि सीपीआई इन्फ्लेशन का एस्टिमेट उनका 7.8% है, जिसमें इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन 6.7% की है 22-23 की, जिसमें पहले क्वार्टर में 7.5%, दूसरे क्वार्टर में 7.4%, तीसरे क्वार्टर में 6.2% और चौथे क्वार्टर में 5.8%। उन्होंने कहा कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने से, फ्यूल इन्फ्लेशन होने से, इसमें जो एस्टिमेट उन्होंने ये लगा के चला है कि $105 पर बैरल ही उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि फ्यूल कॉस्ट है, और उसके ऊपर उन्होंने जो है ये एस्टिमेशन जो है इन्फ्लेशन कॉस्ट की दी। अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल की कॉस्ट $105 बैरल से बढ़ जाती तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन कॉस्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली वो बढ़ जाएगी। इसमें क्योंकि बिजली के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आपने पीछे देखा कोयले के संकट की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज में जब बिजली की कमी हुई, जब थर्मल प्लांट्स में कोयला नहीं था तो 13.5-14 रुपए भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज में स्टेट्स को बिजली खरीदनी पड़ी अपनी बिजली की पूर्ति करने के लिए, तो एवरेज कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में सरकार ने वादा किया था कि किसानों के जो नलकूपों पे प्रीपेड मीटर्स लगे हैं वो हटा दिए जाएंगे, उनके बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे। अब ऑपोजिशन में केसीआर ने तेलंगाना में ये कहा है कि अगर मान लीजिए ऑपोजिशन की सरकार आती है और बीजेपी की सरकार 2024 में नहीं आती है तो हम कोशिश करेंगे कि सारी ऑपोजिशन पार्टी जो सरकार बनाएंगी उसमें बिजली बिल किसानों के लगभग टोटल माफ कर दिए जाएंगे। तो ये बात अब ऑपोजिशन जो है महंगाई के मुद्दे को लेकर और अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, इस पे वो अपना जो है मोर्चा खोल रही है बीजेपी की सरकार के खिलाफ। दूसरी चीज ये है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की, जहां मैंने आपको बात करी कि 72.4% क्वार्टर 3 2021-22 में 72.4% जो थी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी। करंट में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 74.5% आरबीआई क्लेम कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। इससे इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बढ़ने के चांसेस उन्होंने बताए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और बैंक क्रेडिट भी वो कह रहे हैं बढ़ेगा, उससे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ेगा। पर आप देखिए विश्व में इस समय स्पेन में ले लीजिए, पोर्तुगल में ले लीजिए और देशों में ले लीजिए, इन देशों में इनकम का संकट इतना हो गया है, बेरोजगार का संकट इतना हो गया है कि वहाँ की जो लोकल मेट्रो, लोकल ट्रेन हैं, वहाँ के लोगों के लिए राशन, बिजली की सुविधा वहाँ की सरकारें मुफ्त में मुहैया करा रही हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं कि ये जो है ये फ्री की रेवड़ियां बांटने वाली बात है। अगर फ्री की रेवड़ियां यूरोप के देश जो विकसित देश हैं वो अपने लोगों में बांट रहे हैं तो इस देश में तो गरीबी, आपने देखा 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि इस देश में तो ये राशन मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पनसेटरी वेलफेयर है। अगर सरकार पिछले 60 सालों में गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर नहीं ला पाई और लास्ट के आपने 3 साल देखे कोरोना काल के, जिसमें 28 करोड़ नए लोग गरीब हो गए, तो ऑलरेडी गरीबी रेखा जो थी वो 22-23 करोड़ की थी, 28 करोड़ लोग और ऐड हो गए, तो 40 से 42 करोड़ अगर गरीब हैं तो अगर उनको फ्री राशन, फ्री बिजली या फ्री और कई सुविधाएं, हेल्थ और एजुकेशन अगर फ्री कर देते हैं या मुहैया कराते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऑलरेडी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी $105 बैरल रेट था क्रूड ऑयल का, पर उस टाइम इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड्स खरीदे और मनमोहन सिंह की सरकार ने 2026 तक उसका 1 लाख करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भरने का अप्रूवल भी दिया। अब सरकार से जब आप पूछिए कि पेट्रोल डीजल महंगा क्यों है तो वो हवाला दे देते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए वो जो बॉन्ड खरीदे थे, ऑयल बॉन्ड, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, हम तो उसका इंटरेस्ट भरते भरते जो है हमारा जो है हमें पसीना आ गया है। और वो ये नहीं बताते कि 13,70,000 करोड़ रुपए पिछले 7 सालों में जो इकट्ठा किया वो पैसा कहाँ गया, पीएम केयर्स में पैसा इकट्ठा किया गया कोरोना काल में, वो पैसे की डिप्लॉयमेंट क्या है, आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं क्योंकि उसको प्राइवेट में ले लिया गया है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं ग्रोथ के,
कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के, संगठित असंगठित क्षेत्रों के, और ये भी कि किस तरीके से गरीब और गरीब होता जा रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। अब जैसे कि आपको मैं एक और बात बता दूं कि जितनी भी स्मॉल माइक्रो यूनिट्स हैं, जब हम कहते हैं एमएसएमईज में 3 कैटेगरीज होती हैं। एक स्मॉल यूनिट्स होती हैं, स्मॉल माइक्रो यूनिट्स होती हैं, मीडियम यूनिट्स होती हैं और बड़ी यूनिट्स होती हैं। जो एमएसएमईज में स्मॉल और मीडियम में वो कैटेगरी आती है जिसमें 50 से 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, और जो स्मॉल कैटेगरी आती है उसमें 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, 5 करोड़ तक की टर्नओवर होती है। जो उससे ऊपर यूनिट्स आती हैं उसमें 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट होती है और 50 करोड़ तक की टर्नओवर होती है। उनको हम स्मॉल को 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ टर्नओवर, माइक्रो को 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ टर्नओवर, और मीडियम को हम मान के चलते हैं कि 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का टर्नओवर। तो इन लोगों को निर्मला सीतारमण ने 2020 मई में अनाउंस किया था कि हम उनको एक ELCGS स्कीम में, लोन गारंटी स्कीम में हम उनको लोन मुहैया कराएंगे। उसकी वजह ये थी कि 1,84,000 करोड़ रुपए की उनकी डेट्स खड़ी थी। मतलब माल उन्होंने सप्लाई कर दिया, उन्होंने इनपुट कॉस्ट ले ली, आउटपुट बना दिया, पर जो माल उन्होंने गवर्नमेंट को, अदर एजेंसीज को और कौसी गवर्नमेंट एजेंसीज को सप्लाई किया उसका पैसा नहीं मिला। चूंकि उनकी आउटस्टैंडिंग डेट्स थी तो सरकार ने कहा ठीक है, हम इनको एक लाइन ऑफ क्रेडिट दे देते हैं, 75% गवर्नमेंट की गारंटी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके आउटपुट का पैसा देना ही था, क्योंकि ये जितनी भी स्मॉल मीडियम माइक्रो यूनिट्स हैं ये सरकार की एजेंसियों को भी माल सप्लाई करती हैं। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम आपको अभी तो पैसा नहीं दे सकते, 75% गवर्नमेंट गारंटी ले लेते हैं और बैंकों से उनको लोन दिलवा देते हैं। तो 2,84,00,000 रुपए का उनको लोन दिलवाया गया। अब उस लोन का क्या हुआ कि उसमें 16.5%, 16.44%, 11,889 करोड़ रुपए, 896 करोड़ रुपए, 11,896 करोड़ रुपए बैड डेट हो गई। अब बैड डेट इसलिए हो गई कि जो उनकी आउटस्टैंडिंग डेट्स थी, जब वो सरकार की एजेंसियां वही क्लियर नहीं कर रही और जिनसे उनको पैसा लेना है वो पैसा ही नहीं आ रहा, तो वो इनपुट कॉस्ट कैसे इंक्रीज करेंगे, वो इनपुट माल कैसे खरीदेंगे। तो ये Catch-22 सिचुएशन हो जाती है। जब आपको आउटपुट का प्राइस नहीं मिलेगा तो आप इनपुट नहीं खरीदेंगे, एम्प्लॉयमेंट जो है उससे भी जाएंगे। अब क्योंकि जिन कंपनियों को ये लोन दिलाए गए, उन कंपनियों में 1.5 से 2 करोड़ लोग जो काम करते थे उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई। अब आप ये मान के चलिए कि 6.5 से 7 करोड़ जो यूनिट्स हैं वो स्मॉल और माइक्रो सेक्टर में आती हैं। तो अगर 6.5 करोड़ यूनिट्स में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उनकी प्रोडक्शन रुक जाएगी और उनको उनके आउटपुट का माल नहीं मिलेगा तो वो बेचारे काम कैसे करेंगे। तो और उनको लोन दिलवा देना सरकारी बैंकों से 9% पे, 8.5% पे गारंटी के साथ। तो अगर मान लीजिए, सरकार को तो ये चाहिए कि जो उनकी आउटपुट है उसका पैसा उनको मिल जाए ताकि उनके पास कैश फ्लो आ जाए। जब तक कैश फ्लो नहीं आएगा ये यूनिट्स फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगी। तो ये बेरोजगारी का जो मामला है, प्रोडक्शन कैपेसिटी का मामला है, जीडीपी का मामला है या इन्फ्लेशन का मामला है, मैंने चारों विषय में आपसे डिस्कस किया कि ये चारों विषय इंटरकनेक्टेड है, इंटरवाइंड हैं। अगर आरबीआई को प्रोजेक्शंस देती है और गवर्नमेंट उसमें मात्र 1.3% स्पेंडिंग करती है एक क्वार्टर में, और ये कहती है पब्लिक अनाउंसमेंट करके कि हम 10 से 11% स्पेंडिंग जीडीपी की जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिंग करेंगे, जब उसका बजट ही 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी में अगर 35 लाख करोड़ रुपए सरकार नहीं खर्च करेगी तो जीडीपी को 8.5, 7.5, 8.5, 9.5% पे कैसे मेंटेन करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। रियल जीडीपी हमारी वैसे ही नेगेटिव में है। अगर आप ये देखें कि ये सिर्फ संगठित क्षेत्र की बात हो रही है जीडीपी में, असंगठित क्षेत्र का तो डेटा ही नहीं है क्योंकि वो जीडीपी में काउंट ही नहीं होता। एग्रीकल्चर 4.5% पे ग्रो कर रहा है तो वो एक कांस्टेंट फैक्टर लिया जाता है रियल प्राइसेस पे। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन जो कि 24-25% पे होता था 14.7% पे ग्रो कर रहा है। इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग मात्र 4.8% पे ग्रो कर रही है। और क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में आरबीआई की जो प्रोजेक्शंस है, अगर पहले क्वार्टर में ही 3% कमी है प्रोडक्शन अपना जीडीपी में, तो अगले 3 क्वार्टर्स में तो और भी संकट पैदा हो सकता है। तो सरकार कह क्या रही है और कर क्या रही है और ऑन ग्राउंड क्या है, इसी विषय में सारी ऑपोजिशन पार्टीज और पब्लिक के लोग जुट रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई और रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है इस पे खड़ा हो जाए। क्योंकि आज की डेट में लोग परेशान हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी तनख्वाहें उनकी कम हो गई हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वैसे ही पैसा नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और बड़ी इंडस्ट्रीज संकट के काल से
जूझ रही हैं, पर कुछ लोगों को हर चीज जो है वो समझिए मुफ्त में दी जा रही है। अभी रेलवेज में एक नया चीज आया कि 5 साल जो रेलवे जमीन देती थी लीज पे, अब उसको बढ़ा के 35 साल कर दिया गया है, क्योंकि जो कैपिटल लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगा, तो उसकी कॉस्ट 5 साल में तो पूरी होगी नहीं। तो इसमें आप समझिए कि सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो है वो गौतम अदानी है, क्यों कहा जाता है कि सबसे ज्यादा रेलवे लैंड लीज जो है वो लेने वाले हैं। उसमें 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 प्राइवेट स्कूल्स भी खुलेंगे, उसमें हॉस्पिटल्स भी खुलेंगे, और उसमें और कई तरह के काम होंगे। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन, जिस स्केल पे प्राइवेटाइजेशन हो रही है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को खड़ा किया जा रहा है कि सारे उद्योग वो चलाएंगे, चाहे रेलवेज हो, चाहे एयरवेज हो, चाहे सड़कें हो। अब टीओटी पे जो सड़कें बनाई जा रही हैं भारतमाला प्रोजेक्ट में, उसमें टोल देख लीजिए कितना बढ़ गया है। 20 किलोमीटर के स्ट्रेच पे 140-150 रुपए तो मात्र टोल हो गया है। अब ये गुड़गांव का जो राजीव चौक से सोना का टोल नया बना है, 6 लेनिंग हाईवे की हुई है, उसमें 115 रुपए एक तरफ का टोल है और 70 रुपए वापसी, 60 रुपए वापसी, मतलब 175 रुपए अगर आपको देने पड़ते हैं अगर आप सिर्फ 15 किलोमीटर का टोल यूज करते हैं। तो मतलब 2 रुपए से लेके 5 रुपए कॉस्ट तो पर किलोमीटर एक टोल ब्रिज की हो गई है, कि मतलब जितनी सड़क पेट्रोल के अलावा, डीजल के अलावा, अगर 10 रुपए कॉस्ट आपकी डीजल पेट्रोल की है, तो 2 रुपए 3 रुपए कॉस्ट उस रोड सड़क की भी, सड़क को आप चला रहे हैं। तो हमारा जो रोड टैक्स का पैसा है, जो हमारा राजस्व जो हम जमा कराते हैं सरकार को, हम जो गाड़ी खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, एक्साइज देते हैं, जीएसटी देते हैं, उसके बाद गाड़ी रजिस्टर कराते हैं, उस पर रोड टैक्स भरते हैं, पोल्यूशन कराते हैं, चालान भरते हैं, तो ये पैसा जाता कहाँ है? अगर सड़क बन रही है तो सड़क के भी खर्चा हम ही दे रहे हैं। हम जितने किलोमीटर सड़क चलाएंगे उतने किलोमीटर का पैसा देंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे इस हफ्ते विदा लेता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप अपने मित्रों में, अपने साथियों में, अपने कोवर्कर्स में, अपने लोगों के साथ इसकी चर्चा करेंगे, इस विषय के बारे में सोचेंगे, और भारत जोड़ो यात्रा या कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो आपको सही लगता हो, जो आपको लगता हो कि सरकार से सवाल किए जाने चाहिए, सरकार उत्तरदायी है, ये कोई ऐसी सरकार नहीं है जो परमानेंट है या रहेगी। आपसी मतभेद बुलाकर, धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर वोट ना देकर अगर डेवलपमेंट के नाम पर वोट दिया जाएगा तो हिंदुस्तान एक विकसित देश बनने में टाइम नहीं लगेगा। और अगर हम यही कास्ट लाइंस पे और धर्म की लाइंस पे अगर वोट करते रहेंगे तो हमारा डेवलप होना बहुत मुश्किल है। मुझे लग रहा है हम डेवलपिंग कंट्री से अंडर डेवलप नेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। अगले सप्ताह फिर किसी नए सब्जेक्ट पर मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।